फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं और शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। तो क्लास आज की क्लास में हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? आज की क्लास में हमारा टॉपिक अहोम जनजाति है। अहोम जनजाति, ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे रहते थे, एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। तो अगर हम बात करें अहोम लोगों की, तो अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे थे। अब क्लास, अगर ये यहाँ आकर बसे थे तो जाहिर सी बात है कि इनसे पहले भी यहाँ कोई रहता होगा। तो यहाँ पर भूया लोग रहते थे। भूया अर्थात भूस्वामी, जो ज़मीन के मालिक थे। जो भूया की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी, अहोम लोगों ने उसका दमन किया और एक नए राज्य की स्थापना की। तो यहाँ पर अहोम लोगों ने अपने राज्य की स्थापना की। अगर आप लोग मैप में इसे देखेंगे, समझेंगे, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर म्यांमार है और म्यांमार से ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम जनजाति आकर बसती है। क्लियर क्लास? अब राज्य तो इनका बन गया, राज्य की तो स्थापना इन लोगों ने कर ली, लेकिन अब ये लोग क्या चाहेंगे? तो अब ये लोग चाहेंगे कि इनका जो राज्य है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाए। तो चलिए देखते हैं अहोम साम्राज्य का विस्तार। अहोम साम्राज्य के विस्तार में सुकापा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और अगर हम देखें तो 16वीं सदी के दौरान उन्होंने क्या किया? 1523 में चुटियों और 1581 में कोच राज्य को अपने अधीन कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। और ऐसे ही कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया और अहोमों ने एक बड़ा राज्य बना लिया। चलिए इसे थोड़ा सा मैप में देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अहोम राज्य के पास दो राज्य हैं, एक चुटिया और एक कोच। तो इन्होंने चुटिया और कोच राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया और इस तरीके से अहोम राज्य और भी बड़ा राज्य बन गया। ये बात क्लियर क्लास आपको? चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आग्नेय इन्होंने और क्या क्या काम किया। तो 1530 में हम देखते हैं इतने सालों पहले इन्होंने आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया। बारूद, तोपों का निर्माण 1660 तक कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना एडवांस ये लोग चल रहे हैं, है ना। और शायद इन्हें आगे आने वाले टाइम के बारे में पता था, तो मुग़लों का आक्रमण हुआ और इनके वो हथियार काम भी आए। 1962 में हम ये देखते हैं कि मीर जुमला के नेतृत्व में मुग़लों ने अहोम राज्य पर हमला कर दिया। अब अहोम राज्य पर हमला कर दिया तो बहादुरी से उसका सामना भी किया गया अहोम लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, यानी कि अहोम लोग हार जाते हैं। इतना होने के बाद भी मुग़ल ज़्यादा दिनों तक इन पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ही कम समय तक उस पर कंट्रोल रख पाते हैं। चलिए क्लास, हम अब देख लेते हैं कि अहोम राज्य की संरचना किस तरीके की थी। मतलब अहोम राज्य में किस तरीके से काम होता था, क्या होता था, कैसे होता था, सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो अगर हम अहोम राज्य की बात करें तो अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। बेगार अर्थात फोर्स्ड लेबर। राज्य के लिए जिन लोगों से ज़बरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। मतलब राज्य में जो भी काम हो रहा है वो राज्य के लोग ही करेंगे, लेकिन उनसे वो काम ज़बरन कराया जाता था और वो जो काम करते थे उनको पाइक कहा जाता था। अब ये जो पाइक व्यवस्था थी किस तरीके से काम करती थी क्लास? तो अगर हम देखें तो अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। जनगणना मतलब सिंपल लोगों की, वहाँ पर कितने लोग रहते हैं उनको गिना गया था कि कितने लोग हैं यहाँ पर, और हर गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। तो बारी बारी से कि इस बार इस गांव से पाइक जाएंगे, फिर अगली बार इस वाले गांव से पाइक जाएंगे। तो इस तरीके से पाइक जाते थे काम करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी किया जाता था कि जिस जनगणना होने के बाद जिस जगह ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, जो वहाँ से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता था। तो ये व्यवस्था वहाँ पर पाई जाती थी। अगर हम पुरुषों की बात करें तो सभी जो वयस्क पुरुष थे वो युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं देते थे, यानी कि सेना के रूप में वो काम करते थे। लेकिन जब युद्ध ना हो या फिर उनकी कोई ऐसी ज़रूरत ना आ रही हो तो उस समय वो क्या करते थे, तो दूसरे समय में वो लोग राज्य में जो काम हो रहे हैं, जैसे कोई बांध बनाया जा रहा है, डैम बनाया जा रहा है, वहाँ पर सिंचाई व्यवस्था करना, सड़कें निर्माण कराना, तो इस तरीके के काम भी वो किया करते थे। वहाँ पे चावल की खेती भी होती थी। क्लास, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और जान लेते हैं कि किस तरीके से अहोम राज्य विभाजित था। तो अगर हम अहोम समाज की बात करें तो वो कुलों में विभाजित था। क्लास,
कुल शब्द को मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुल क्या था। तो कुल सिंपल एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो कुछ मतलब जो परिवार होते हैं या फिर समुदाय होता है वो अपने आप को एक ही वंश होने का दावा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों का समूह जो अपने आप को एक ही वंश से जोड़कर देखते हैं उन्हें कुल कहा जाता था। और अहोम समाज कुलों में विभाजित था और इन कुलों को क्या नाम दे दिया गया? खेल नाम दे दिया गया। एक खेल में बहुत सारे गांव होते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो कई सारे गांव मिलकर कुल बनते थे और कुल को ही खेल कहा जाता था। यहाँ पर अगर हम देखें तो किसान को अपने ग्राम समुदाय यानी कि विलेज कम्युनिटी के द्वारा ज़मीन दी जाती थी। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग था कि समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक भी वो ज़मीन वापस नहीं ले सकता था जो ज़मीन उन्होंने किसानों को दी। तो यहाँ पर हमें एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलता है। ओके क्लास, इसके अलावा अगर हम देखें तो अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। यहाँ पर जो कवि थे, विद्वान थे, उनको अनुदानों में ज़मीन दी जाती थी। और भाषा का अगर देखें तो भाषा भी बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर रही है। अहोम लोगों की अहोम भाषा थी और संस्कृत की महत्वपूर्ण जो कृतियाँ थी उनको स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया, यानी कि ट्रांसलेट उनका किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले तो अहोम भाषा में ट्रांसलेट किया गया और फिर बाद में उसे असमिया में लिखा गया जो कि असम में है। चलिए क्लास, अब हमने ये तो देख लिया कि किस तरीके से जो अहोम लोग थे या अहोम राज्य था उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से था, किस तरीके से उन्होंने मुग़लों से भी आक्रमण किया, मुग़लों द्वारा जो आक्रमण हुआ उसका सामना किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अहोम राज्य में रहने वाले अहोम लोग थे, अहोम जनजाति थी, वो किस धर्म को फॉलो करती थी, उनका संस्कृति किस तरीके की थी। तो ये सारी चीज़ें भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम धर्म की बात करें तो इनके अपने देवता होते थे, ये अपने ही देवता को पूजते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया हम देखते हैं कि 1714 से 44 में हिंदू धर्म प्रधान धर्म बनता चला गया और अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी एक खासियत थी और ख़ासियत ये थी कि इन्होंने हिंदू धर्म को तो अपनाया लेकिन जो अपनी पुरानी पारंपरिक आस्थाएं थी उनको पूरी तरीके से नहीं छोड़ा, यानी कि अपने देवताओं को इन्होंने नहीं छोड़ा, नया अपनाया लेकिन पुराना नहीं छोड़ा। और उस तरीके से ये सब चीज़ों को साथ लेकर चलते रहे। तो क्लास, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई हो, अहोम जनजाति के बारे में समझ आया हो कि किस तरीके से ये म्यांमार से आए और कैसे इन्होंने अपना राज्य को स्थापित किया और किस तरीके से यहाँ का स्ट्रक्चर था और विस्तार धीरे धीरे होता गया। लोग किस तरीके से काम करते थे, वो किस धर्म को फॉलो करते थे, वहाँ की संस्कृति किस तरीके की थी। ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो लेक्चर से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लासेस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो क्लास, इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अभी तक हमने जो हमारा ये चैप्टर था ट्राइब्स के बारे में, जनजाति, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में जो चैप्टर था, इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, कंक्लूज़न देख लेते हैं कि आखिर हमने इस चैप्टर में पूरे में जाना क्या। तो अगर हम देखें तो इस दौरान जो उपमहाद्वीप था, भारतीय उपमहाद्वीप था, यहाँ पर काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। अब सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ, अगर आप लोग देखेंगे कि पहले लोग कैसे रहते थे। पहले सभी लोग जंगलों में रहते थे, लेकिन फिर कुछ लोग तो जंगलों में ही रह गए और कुछ लोगों ने गाँव में, शहरों में शहर बसाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पूरा परिवर्तन हो रहा था, चेंज हो रहा था। और हमने ये भी जाना था कि वर्ण आधारित समाज बने, जो शहरों में और गाँव में रहते थे और जंगलों में जो रहते थे वो वर्ण आधारित समाज नहीं थे, यानी कि वो जनजातीय लोग थे। और ये जो वर्ण आधारित समाज थे और जनजातीय समाज थे, ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के संपर्क में आते रहे। तो हमने ओवरऑल देखा, जब हमने बंजारों के बारे में जाना था तो बंजारों में हमने देखा था ना कि किस तरीके से व्यापार के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट थे, है ना। वो सामान लाना ले जाना और ज़रूरतों को पूरा करना गाँव और शहर के लोगों की, तो ये सारे काम वो क्या करते थे। और साथ ही साथ बहुत सी अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ हमें देखने के लिए मिली। जैसे हमने गोंड के बारे में पढ़ा, हमने अहोम के बारे में पढ़ा। उनमें से उनमें से जो कई सारी जनजातियाँ थीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाति आधारित समाज में वो शामिल हो गई। लेकिन कई सारी जनजातियाँ अभी भी ऐसी थी जिन्होंने ना तो सनातनी हिंदू धर्म को अपनाया और ना ही जाति व्यवस्था को अपनाया, उन्होंने दोनों को ही नकार दिया।
और हमने देखा कि जो कुछ जनजातियाँ इस तरीके की हमें देखने के लिए मिली जो बहुत ज़्यादा सुसंगठित थी, प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना हुई। हमने गोंड साम्राज्य को देखा था कि किस तरीके से वो इतना बड़ा साम्राज्य था, और अहोम को भी हमने देखा। इस तरह जनजातियाँ राजनीतिक रूप से धीरे धीरे ताकतवर होती रही। तो क्लास, हमारा जो ओवरऑल चैप्टर का कंक्लूज़न था वो यही रहा कि जो हम जो जनजाति लोगों के बारे में सोच रखते हैं कि सिर्फ वो जंगलों में रहते होंगे, है ना, वो तीर कमान ये सभी लेते रहते होंगे, उससे उसके कहीं ऊपर जाकर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे उनकी शासन व्यवस्था देख लो, केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड पूरा उनका किस तरीके से सिस्टम था, ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि उनका भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आई होप क्लास कि आप लोगों ने कोई ये सारी चीज़ें समझ आई हों। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया है, किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो क्लास, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसके साथ जो कि हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके साथ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू क्लास।